नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चविष्का अत्री। खबर डबल चौकी से है, जहां ग्राम पिंडवाय में मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत अपनी जन्मस्थलीय ग्राम पिंडवाय में जल संसाधन मंत्री तुलसीराम अधिकारियों को बर्खास्त किया गया। बाढ़ नियंत्रण में कोताही बरतने पर एक कार्रवाई की गई। सीएम मनोहर लाल ने सख्त एक्शन लिया है। सिंचाई विभाग के 4 अधिकारियों पर गाज यहां पर गिरती हुई नजर आई है। आपको बता दें कि बाढ़ नियंत्रण में कोताही बरतने पर यह कार्रवाई की गई, जिसमें कि 4 अधिकारियों को सस्पेंड किया गया, सख्त एक्शन लिए गए हैं। सिंचाई विभाग के 4 अधिकारियों पर गाज गिरती हुई यहां पर नजर आई है। बाढ़ नियंत्रण में कोताही बरतने पर यह कार्रवाई की गई। सीएम मनोहर लाल ने सख्त एक्शन लिया है। आपको बता दें, सिंचाई विभाग के 4 अधिकारियों पर गाज गिरी है और साथ ही बाढ़ नियंत्रण में कोताही बरतने पर यह कार्रवाई की गई है। यमुना में बाढ़ नियंत्रण में कोताही बरतने पर कार्रवाई की गई। सीएम मनोहर लाल ने लापरवाही बरतने पर सख्त एक्शन लिए हैं। सिंचाई विभाग के 4 अधिकारियों पर गाज गिरी। सिंचाई विभाग के चीफ इंजीनियर संदीप तनेजा को सस्पेंड किया गया। इसके साथ ही एसई तरुण अग्रवाल और जैन मनोज कुमार को भी चार्जशीट किया गया। एसडीओ मुकेश शर्मा को भी चार्जशीट किया गया है। हरियाणा के गृह अनिल विज ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की दूसरे चरण की भारत जोड़ो यात्रा पर तंज कसते हुए कहा कि राहुल गांधी तो प्यार की दुकान में नफरत के सौदागर हैं। विज ने कहा कि राहुल गांधी ने जो यात्रा पहले निकाली थी उससे क्या हुआ। भारत कोई टूटा हुआ नहीं है, लेकिन इन्हें भारत खंडित ही दिखता है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि राहुल गांधी के नाना जवाहरलाल नेहरू ने भारत को खंडित किया, उसके 2 टुकड़े बनाए, जिसमें से एक पाकिस्तान बना और एक हिंदुस्तान। इसके जख्म आज तक लोगों को याद हैं। विज ने राहुल गांधी से सवाल किया कि वे बताएं कि कौन टूट गया जिससे ये जोड़ना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि यहां सब प्यार से रह रहे हैं, घूम रहे हैं, सब जुड़े हुए हैं। जो पहले निकाली है उसका क्या हो गया? भारत कोई टूटा हुआ थोड़ा। इनको तो हमेशा भारत खंडित नजर आता है, क्योंकि इनके नाना जवाहरलाल नेहरू ने भारत को खंडित किया, उसके 2 टुकड़े बनाए, एक पाकिस्तान और एक हिंदुस्तान बनाया, जिसके जख्म आज तक लोगों को याद है। चंडीगढ़ के प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित ने केंद्र शासित प्रदेश के अधिकारियों के विमान से दिल्ली आने जाने और वहां होटलों में ठहरने पर मंगलवार को रोक लगा दी। पुरोहित ने मीडिया में आई खबर के बाद यह निर्णय लिया है कि चंडीगढ़ प्रशासन के कुछ अधिकारी बिजनेस क्लास से यात्रा करते हैं और दिल्ली में 5 सितारा होटलों में ठहरते हैं। चंडीगढ़ के सलाहकार को लिखे एक पत्र में पंजाब के राज्यपाल पुरोहित ने कहा कि जिम्मेदार अधिकारियों के तौर पर यह हमारा नैतिक कर्तव्य है कि सरकारी पैसा नहीं लुटाया जाए और अनावश्यक खर्च हर हालत में रोका जाना चाहिए। फरीदाबाद में जीवा ग्रुप ने कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें जीवा आयुर्वेद ने थाईलैंड में 2 नए सेंटर्स की घोषणा की है। आयुर्वेद के क्षेत्र में स्थापित घरेलू नाम जीवा आयुर्वेद का पहला सेंटर थाईलैंड के पहाड़ी क्षेत्र पाक थोंग चाई और दूसरा सेंटर चियांग माई में स्थापित होगा। जीवा समूह के अध्यक्ष ऋषिपाल चौहान ने इरिट्रीट के साथ पार्टनरशिप की घोषणा के लिए आयोजित समारोह को संबोधित किया। उन्होंने बताया कि जीवा आयुर्वेद और ई ट्रीट के बीच से परस्पर सहयोग स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।
जो आयुर्वेद के प्राचीन ज्ञान, ध्यान और चेतना की परिवर्तनकारी शक्ति को एक साथ लाता है। इस विस्तार के माध्यम से जीवा आयुर्वेद दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में आयुर्वेदिक पद्धतियों और उत्पादों का प्रसार करेगा, जिससे जनता को स्वस्थ और अधिक समग्र स्वास्थ्य प्रबंधन समाधान उपलब्ध होंगे। ऋषिपाल चौहान ने कहा कि ये सहयोग स्वास्थ्य देखभाल में आयुर्वेद की परिवर्तनकारी क्षमता के बारे में वैश्विक जागरूकता को एक नई दिशा प्रदान करने के हमारे मिशन में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े भारत सरकार के आयुष मंत्रालय के स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सचिव वैद्य राजेश कोटेचा ने कहा कि मैं आयुर्वेद के पारंपरिक ज्ञान और ध्यान की परिवर्तनकारी शक्ति को बढ़ावा देने के संयुक्त प्रयास के लिए जीवा आयुर्वेद और इरीट्रीट को बधाई देता हूं। इरीट्रीट के संस्थापक मोक ड्यूक ने संयुक्त उद्यम की सराहना करते हुए कहा कि जीवा आयुर्वेद के साथ हमारा सहयोग वैश्विक मानसिक कल्याण के लिए हमारी साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इस अवसर पर प्रसिद्ध आध्यात्मिक और वरिष्ठ राजयोग ध्यान शिक्षिका बहन बीके शिवानी ने इस पहल की सराहना की और कहा कि जीवा आयुर्वेद और इरीट्रीट के बीच यह सहयोग समग्र वेलनेस की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। भाई जीवा मतलब है जीवा माने जीव ही है ना, लाइफ है ना। तो और ये हमारी परंपरा है। जीवा आयुर्वेद ने शिक्षा के साथ साथ आयुर्वेद को, हेल्थ को, जो ना आरोग्य को बहुत सरल सुलभ बनाया, सब लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया है एक ध्येय की तरह, मिशन के रूप में। यही जीवा की सबसे बड़ी उपलब्धि है और बड़े ऑथेंटिक तरीके से, इसमें कोई उनका बनावटी नहीं है, बड़ी श्रद्धा भाव से सारा परिवार, सारा टीम, सारा ग्रुप लगा हुआ है। देखिए, जीवा जो है उसके पास सॉफ्ट स्किल्स हैं। पूरा विश्व जो है वो हार्ड स्किल्स के ऊपर काम कर रहा है, आउटर ग्रोथ के लिए काम कर रहा है। और वो जितनी भी साइंस और डेवलपमेंट है वो शरीर को सुख देने के लिए है। लेकिन जितनी डेवलपमेंट हो रही है उससे एनवायरनमेंट भी खराब हो रहा है और शरीर में ज्यादा बीमारियां आ रही हैं और मन ज्यादा दुखी हो रहा है, सुख नहीं है, शांति नहीं है। तो जीवा का उद्देश्य है कि कैसे हम आयुर्वेद के द्वारा पूरे विश्व को हेल्दी बनाएं, स्वस्थ बनाएं। स्वस्थ का मतलब है सिचुएटेड इन सेल्फ, स्व जमा स्थिर, राइट। और उसमें हम नेचुरल दवाइयां दें और पर्सनलाइज ट्रीटमेंट करें। ये जो सेल्फ पर दवाइयां बिकती हैं ये आयुर्वेद का एलोपैथाइजेशन है। देखिए, ये जो कार्यक्रम था ई शिलान्यास किया, यानी कि 2 सेंटर्स थाईलैंड के अंदर खोले जा रहे हैं, जीवा और आई रिट्रीट। आई रिट्रीट जो है वो थाईलैंड की कंपनी है, उनके वहां पर जो है ऑलरेडी रिजॉर्ट्स हैं जो वहां पर अभी वो मेडिटेशन कराते हैं। तो जीवा वहां पर जो है आयुर्वेदिक चिकित्सा शुरू करेगा, जो हमारे आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट्स होते हैं। साथ में जो है हमारे डॉक्टर्स वहां काम करेंगे, थेरेपिस्ट काम करेंगे। और इसमें एक मेन जो इसका कोलैबोरेशन का जो मेन हमारा उद्देश्य ये है कि शारीरिक लेवल पर और मानसिक लेवल पर, दोनों लेवल पर ही व्यक्ति को स्वस्थ करने का जो है हमें काम करना है। क्योंकि आज अगर हम देखें तो हर व्यक्ति को टेंशन, तनाव, एंग्जाइटी, शायद ही कोई आदमी ऐसा मिलेगा आज पृथ्वी पर जो कहे कि मुझे एंग्जाइटी नहीं है, स्ट्रेस नहीं। तो ये जो थाईलैंड के जो हमारी आई रिट्रीट कंपनी है, इसमें बुद्धिस्ट लोग हैं, वो मेडिटेशन के बहुत एक्सपर्ट हैं, बहुत सारे अच्छे प्रोग्राम्स हैं उनके। प्रोजेक्ट ही कहेंगे इसको, जहां आयुर्वेद और मेडिटेशन को साथ में जोड़ा जा रहा है। तो क्या होता है, कई बार हम आयुर्वेद को, जैसे आज हमने सुना, हम कैसे समझते हैं कि सिर्फ ऑयल मसाज करना है, शिरोधारा करना है। यहाँ पर चाहे हम कुछ और सोच रहे हों, लेकिन मुझे शरीर का स्वास्थ्य करना है। कई बार जो हमने आज फिर मंच पर सुना कि हम मेडिटेशन करते हैं, मन का ध्यान रखते हैं, शरीर को निग्लेक्ट कर देते हैं, कहते हैं आत्मा ही सब कुछ है, शरीर के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। तो जब वो दोनों चीजें इकट्ठी आएंगी ना, तब आत्मा की शक्ति, मन का स्वास्थ्य और शरीर का स्वास्थ्य, जब तीनों पर आएगा तब हम टोटल वेलबींग और हेल्थ एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल होगा। और जब एक एग्जाम्पल से एक सैंपल निकल कर आता है ना कंप्लीट वेलबींग का, तो वो जरूर पूरे विश्व में फैल जाएगा। अगर हम आपने नेट की बात करी तो उसके बारे में बताइए, जैसे कि हम नेट को कैसे छोड़ सकते हैं या इतनी जिंदगी में, भरी हुई जिंदगी में किस तरीके से इसको रोक सकते हैं? हमें इंटरनेट को छोड़ना बिल्कुल नहीं है, वहां से तो हम इतना कुछ सीखते हैं। जैसे
एक टेबल पर 10 चीजें पड़ी है खाने के लिए, लेकिन आप चूज करेंगे ना कि आपके लिए हेल्दी कौन सी चीज है। जो बनाने वाला है वो तो 10 चीजें बनाकर आपके सामने रखेगा, लेकिन सही चीज पिक करना जो मेरे लिए हेल्दी है। वैसे ही इंटरनेट एक इंफॉर्मेशन का सागर है, कंटेंट एक इंफॉर्मेशन का सागर है, लेकिन उसमें सब तरह के कंटेंट है, सब तरह का इंफॉर्मेशन है। अगर हम काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, गुस्सा, हिंसा, इसका कंटेंट ज्यादा कंज्यूम करेंगे तो हमारे संस्कार उस तरफ बनते जाएंगे, और अगर हमारे संस्कार उस तरफ बने, हमारा कर्म और भाग्य उस तरफ चला जाएगा। तो कंटेंट भाग्य तक लेकर जाता है। तो क्या हमें ध्यान से नहीं कंज्यूम करना चाहिए? तो इंटरनेट बहुत यूजफुल है, फोन बहुत यूजफुल है, कंटेंट बहुत यूजफुल है, लेकिन राइट कंटेंट कंज्यूम करना है। सिरसा से निर्दलीय विधायक गोपाल कांडा के ठिकानों पर ईडी रेड करने पहुंची और सुबह 6 बजे से ईडी गुरुग्राम में गोपाल कांडा के घर और दफ्तर में रेड के लिए पहुंची और जमीनों के रिकॉर्ड खंगाले गए। शुरुआती जानकारी में सामने आया कि मामला आय से अधिक संपत्ति से जुड़ा है। टीम गोपाल कांडा के परिवार से पूछताछ करने में लगी है। साथ ही गुरुग्राम स्थित उनके एमडीएलआर दफ्तर में भी टीम छापेमारी के लिए पहुंची। इस पर अब पूर्व मंत्री कैप्टन अजय यादव ने चुटकी ली। फरीदाबाद के गांव फरीदपुर में लोगों की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। आपको बता दें कि गांव में पिछले काफी समय से पानी की निकासी न होने के चलते लोगों को आए दिन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि अक्सर गांव के सरकारी स्कूल में पानी भरा रहता है और बरसात के समय में पूरे गांव में घुटने तक पानी भर जाता है। वहीं दूसरी ओर लोगों ने ये भी बताया कि गांव में जगह जगह जलभराव होने की वजह से लोगों को काफी बीमारियों का भी शिकार होना पड़ रहा है। लोगों का कहना है उन्होंने अधिकारियों से लेकर विधायक राजेश नाकर तक से भी इसकी शिकायत की है, लेकिन अभी तक उनकी समस्या का कोई समाधान नहीं हो रहा। समस्या में पानी की समस्या ज्यादा है। पानी का निकासी नहीं है। जरा सी अगर बारिश होगी तो पानी घुटने घुटने रोडों पर हो जाता है, जो फ्लो है। और इस गांव में सबसे ज्यादा बीमारी डेंगू की और कैंसर की चल रही है इस पानी की वजह से। इंद्री से गुजर रही पश्चिमी यमुना नहर से आज सुबह एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। युवक की उम्र लगभग 20 वर्ष बताई जा रही है, जो कि रविवार को नहर में गिर गया था। सूचना मिलते ही यमुनानगर इंद्री की पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी। इंद्री पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए यमुनानगर पुलिस को सौंप दिया है। यमुनानगर से युवक के परिजनों ने मौके पर पहुंचकर शव की शिनाख्त की। युवक अविवाहित था और उसके माता पिता भी नहीं है। गोताखोरों की मदद से युवक का शव नहर से निकाला गया। के बाद एक परिवार रात को भी उस टाइम 9 साढ़े 9 बजे एक परिवार का लड़का एक और डूब चुका था। हम उसकी भी ट्राई कर रहे थे, वो उसकी भी डेड बॉडी अभी मिली नहीं है। उसके बाद ढूंढते ढूंढते हमारे पे सवेरे यहाँ से गया 5 बजे फोन हेड वालों का, एक डेड बॉडी गेट के नीचे फंसी हुई है। फिर हम उसके बाद यहाँ पे आए हैं। उसके बाद इसको डेड बॉडी को निकाल के परिवार के दूसरा जिसके डेड बॉडी है लड़के की, कैंप का लड़का रहने वाला, उसके इन चारों साहब जो उनसे परमवीर हैं उन्हें हमने फोन कर दिया, वो आ चुके हैं। अब वो जो डेड बॉडी है परिवार के हवाले कर देंगे। क्या बताया था, कैसे हुआ था हादसा? ये सीढ़ी पे से इसका पैर फिसल गया। मूर्ति जल प्रवाह करने गया था, वहाँ पे सीढ़ी पे काई लग रही थी, उसमें पैर फिसल गया इसका। हादसा लड़का है गुरमेल सिंह, जो है मतलब पास में गया और देखने लगा तो पैर वैर फिसल के पानी के अंदर चला गया। तो फिर बाहर नहीं आया। वहाँ पे जो लोग मौजूद थे उन्होंने देखा भाई बचाओ बचाओ की आवाज आई, तो इतने ले वो डूब चुका था। कब की घटना है ये? रविवार जो है 9 बजे की है, संडे की। तब से आप लोग देख रहे हो? हाँ, बराबर देख रहे, तो कोई रिस्पॉन्स नहीं है। कहीं मतलब जाल में इधर उधर कहीं नहीं पता लगा। तो अभी तक नहीं? अभी तक कोई पता नहीं है जी। मेरे यार दोस्त का बड़ा भाई है, छोटा भाई है। तो ये संडे दोपहर 2 बजे सिरोली माता की फोटो विसर्जन करने आया था। 2 जने थे, एक लड़का और था इसके साथ। तो अचानक ही सीढ़ियों पे से इसका पैर फिसल गया
तो पैर फिसल गया, उसके बाद गिर गया। ये वहाँ पानी तेज था, सारे शटर खुले हुए थे और कोई जमुना में गया नहीं, कोई गोता खोलने गया, कोई नहीं गया उस टाइम जमुना में, और उसी टाइम ये हादसा हुआ है जी। और ये परसों से गायब था, संडे से। और अभी थोड़ी देर पहले सूचना मिली थी कि एक डेड बॉडी नहर में आई है। सूचना पाकर हम भी आए थे यहाँ, और इसके परिवार वाले भी आ गए हैं। शनाख्त होगी, अभिषेक नाम का लड़का है, ये 20 साल इसकी उम्र है, और गोताखोरी टीम में भी आ गई हैं। अभी निकाल के बॉडी को हवाले कर दिया जाएगा। यमुना की पुलिस भी आई है, तो वो बॉडी को उनके हवाले कर देंगे। आगे कार्रवाई यमुना की पुलिस करेगी। ये लड़का फिसल गया था 4 दिन पहले मित्या हट पे से, जिसकी डेड बॉडी हम ढूंढ रहे थे। एक उससे उस दिन रात को एक लड़का और डूब गया था, उसी को भी ढूंढ रहे थे। ये उस लड़की की डेड बॉडी निकल चुकी है मित्या वाले की, जो सीढ़ी पे से फिसला हुआ था। जी ये मित्या हट से जी ये 2 लड़के थे जी, मूर्ति स्थापना करने के लिए आ रहे थे, और इसी लड़के का पैर फिसल गया था। पैर फिसलने से बाद 3 दिन के बाद ये डेड बॉडी इंद्री हट पे यहाँ मिली जी, इंद्री पे। इसको लेने आ रहा हूँ मैं, पर यहाँ पर इनके घर के आगे यहाँ पर रिश्तेदार, और इसको लेके सिविल हॉस्पिटल में लेके जा रहा हूँ जी। खबर नूह से है, जहां ब्रजमंडल धार्मिक यात्रा हिंसा मामले में सूचना के आधार पर जिले में अलग अलग जगहों पर छापेमारी की जा रही है। पुलिस की तरफ से एक्शन लगातार जारी है। वहीं अब नूह में धीरे धीरे स्थिति भी कंट्रोल होती दिख रही है। लोग आपस में बैठकर एक दूसरे को शांति बनाए रखने के लिए प्रेरित भी कर रहे हैं। साथ ही साथ कई राजनीतिक दलों से शांति की अपील की गई। जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन सोशल मीडिया पर कड़ी नजर बनाए हुए है। किसी भी तरह की अफवाह फैलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। किसी भी प्रकार से असामाजिक गतिविधि में लिप्त पाए जाने पर कार्रवाई होना तय है। आपको बता दें कि हिंसा के दौरान लोगों के सामान के नुकसान की भरपाई के लिए राज्य सरकार ने ई क्षतिपूर्ण पोर्टल शुरू किया है। हिंसा के बारे में अभी तक तो ये है कि हमारा जो पुलिस की तरफ से एक्शंस लगातार जारी है। जहाँ भी हमको मिलता है सूचना, उस पर हमारी रेड्स पार्टी गई हुई है और रेड करके जो कल्प्रिट्स हैं उनको पकड़ रहे हैं। साथ ही साथ रिगार्डिंग द सिचुएशन इन नूह, इट्स गेटिंग बैक टू द नॉर्मल। पीपल आर ओपनिंग द शॉप्स, लोग आपस में बैठ रहे हैं। वी आर टेकिंग अप द पीस कमेटी मीटिंग्स एंड it's coming back to the normal, and we are hoping in coming times things get more back to the normal, and we'll be opening up the more areas. भिवानी में एक बार फिर एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम का एक्शन देखने को मिला। टीम ने खाकी को दागदार करने वाले एसआई को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। बता दें कि रिश्वतखोर बहल थाना में कार्यरत था, जिसने गांव मंडौली निवासी पवन से एक झगड़े के केस में 5,000 रुपए की डिमांड की थी। शिकायतकर्ता पहले भी 1,000 रुपए दे चुका था। टीम ने आरोपी एसआई से 1,000 रुपए बरामद किए हैं। शिकायतकर्ता ने बताया कि निजी झगड़े के केस में 5,000 रुपए मांगे गए थे, जबकि केस में राजीनामा हो चुका था। उन्होंने बताया कि इससे पहले 1,000 रुपए दे चुका था, लेकिन और पैसों की डिमांड पर उन्होंने विजिलेंस की टीम का सहारा लिया। साथ ही अन्य पीड़ितों से अपील की है कि इस तरह के केस में रिश्वत लेने वालों को न बख्शें, जबकि सरकार सरकारी तनख्वाह दे रही है। जी तो ऐसे ऐसे हमारा जो मामला शोध हो गया खत्म, फिर भी रिश्वत की मांग कर रहा था। डीएसपी आर्यन चौधरी जो हिसार बैठते हैं, उसके पास हम चले गए थे। उन्होंने टीम को गठित करके और यहाँ पर मतलब जो भी कानूनी कार्रवाई करनी थी रेड एंड करना तो कर दिया था। कल शाम करीबन 7 बजे मतलब ट्रैप कर लिया। विजय है, इंस्पेक्टर एंटी करप्शन ब्यूरो भिवानी से। एक सूचना प्राप्त हुई थी, पवन नाम का है मांडोली का, जिसने ये कहा था कि भाई मेरे से 5-6 हज़ार रुपये मांगे जा रहे हैं बहल थाना में। एक अजमेर ईएसआई है, उसके द्वारा मांगे जा रहे हैं। जैसे रिगार्डिंग इनका कोई लड़ाई चल रहा था आपस में, पारिवारिक इनका कॉम्प्रोमाइज हो गया था, जैसे रिगार्डिंग कॉम्प्रोमाइज को सर्टिफाइड करने के लिए मांगे गए थे। हरियाणा के नूह में हुई हिंसा की आग गुरुग्राम तक भी पहुंच गई है। दरअसल साइबर सिटी गुरुग्राम की सेक्टर 37 पुलिस थाना एरिया में
खांडसा गांव के नजदीक बनी मजार में कुछ शरारती तत्वों ने देर रात 5 युवकों ने शराब के नशे में बोतल में ज्वलनशील पदार्थ फेंककर आग लगा दी। हालांकि समय रहते ही आग पर काबू पा लिया गया। इसी आरोप में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनके नाम गुलशन, विजय और ललित हैं। ये तीनों आरोपी नजदीक ही खांडसा गांव के रहने वाले हैं और अभी 2 आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं, जिनको जल्द ही गिरफ्तार करने का दावा गुरुग्राम पुलिस कर रही है। पकड़े गए आरोपियों को गुरुग्राम पुलिस जिला अदालत में पेश कर रिमांड पर लेगी। रिमांड के दौरान आरोपियों से और भी खुलासे होने की उम्मीद जताई जा रही है। गुड़गांव पुलिस के पास सेक्टर 37 पुलिस स्टेशन के अंदर एक घटनाक्रम के बारे में सूचना प्राप्त हुई थी कि 5 और 6 तारीख अगस्त की इंटरवीनिंग नाइट के दौरान कुछ अज्ञात लोगों ने एक सर्वधर्म धार्मिक स्थल है पीर बाबा की मजार, जो खांडसा मेन मार्केट के पास स्थित है, वहां पर कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा उसके ऊपर आगजनी करने की घटनाक्रम के बारे में जो संबंधित पुलिस स्टेशन के पास जानकारी प्राप्त हुई थी। उस दौरान इंस्पेक्टर SHO अमन द्वारा संबंधित जो मौका मुआयना करा गया और उसके संबंध में केस रजिस्टर्ड करा गया। करनाल नेशनल हाईवे पर बने होटल और ढाबों पर रोजाना बड़ी संख्या में लोग भोजन करने के लिए रुकते हैं। ग्राहकों की बड़ी संख्या होने के बावजूद ये होटल और ढाबे लोगों के लिए सुरक्षित नहीं है। जिला दमकल विभाग की जांच में हाईवे पर चल रहे 35 ढाबे और होटल में फायर सेफ्टी के इंतजाम नहीं है। होटल मालिकों की ये चूक जनता के लिए जोखिम का बड़ा कारण हो सकती है। आग के खतरे को भांपते हुए दमकल विभाग ने बिना NOC और फायर सेफ्टी उपकरणों के चले ढाबों और होटलों को नोटिस जारी किया। जिला दमकल अधिकारी ने अग्निशमन नियमों का पालन नहीं करने वाले होटलों, ढाबा मालिकों को 1st, 2nd और 3rd नोटिस जारी किया है। विभाग जो है हमारा फायर ब्रिगेड का अपने स्तर पर पूरा काम कर रहा है। जैसे कि हाईवेज के ऊपर ढाबा हैं, रेस्टोरेंट हैं, होटल्स हैं, उनके ऊपर फायर फाइटिंग सिस्टम लगाने के लिए कार्रवाई करवाई जा रही है, नोटिस दिए जा रहे हैं और जिनको NOC लेनी है उनको बोले जा रहे हैं NOC लीजिए आप अपनी, और पूरा सिस्टम आइए जन हानि को देखते हुए, माल हानि देखते हुए उनको नोटिस दिए गए। अभी तो अभी क्या स्थिति मिली है? जिस तरह से स्थिति है कि अभी हमने नोटिस इशू कर रहे हैं, किसी को कर दिए 3 नोटिस हो चुके हैं, किसी को 2 हो चुके हैं, किसी को पहले इशू किया हमने। हम अपने हिसाब से कार्रवाई कर रहे हैं अपने। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।